सभी को नमस्कार। आज की सोशियोलॉजी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम जिन मुख्य विषयों के बारे में बात करेंगे एक बार उनको देख लेते हैं। ये हैं आपके जाति का समकालीन स्वरूप। जैसा कि सबसे पहला हम देखते हैं, इसमें है आपका स्वतंत्रता का समय, स्वतंत्रता के बाद का समय और विकास एवं निजी समृद्धि, सांस्कृतिक व घरेलू क्षेत्र, राजनीतिक जगत में जाति और संस्कृतिकरण एवं प्रबल जाति। तो देखते हैं इसमें क्या है। स्वतंत्रता के समय जाति, कास्ट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। जातीय अधिक्रम के दोनों सिरों से उच्च जातियों के प्रगतिशील सुधारकों व नीची समझे जाने वाली जातियों के सदस्यों द्वारा जाति उन्मूलन की दिशा में पहल की गई। स्वतंत्रता के समय पर क्या हुआ कि जो दोनों प्रकार की जातियां जिनको हम विभाजित करते हैं जिस तरीके से, तो जो उच्च जातियां जो मानी जाती थी या फिर जो नीची जातियां मानी जाती थी, दोनों के ही प्रबुद्ध लोगों ने, दोनों की ही जातियों के प्रबुद्ध लोगों ने, प्रबुद्ध सदस्यों ने जाति उन्मूलन की दिशा में कार्य किया, यानी उनकी जागरूकता के लिए उन्होंने कार्य किया। 1920 के दशक से अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन, अस्पृश्यता विरोधी कार्यक्रमों को कांग्रेस की कार्यसूची में विशेष स्थान। तो ये वो समय है 1920 का समय। अगर हम इसको समझेंगे थोड़ा सा, ये जो 1920 का समय है, ये वो समय है जब महात्मा गांधी जी भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से सामने आए थे और उन्होंने अस्पृश्यता के निवारण के लिए प्रमुख रूप से कार्य किए थे। उन्होंने उसके लिए जन जागरूकता को आगे बढ़ाया था। विशेष रूप से हम कहेंगे कि जो अछूत समझे जाने वाली जो जातियाँ थीं, अस्पृश्य समझी जाने वाली जो जातियाँ थीं, उनके लिए उन्होंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाकर के कार्य किया और इसीलिए उन्होंने उनको हरिजन शब्द से कह करके पुकारा था। हरिजन मतलब जो ईश्वर के जो बच्चे हैं। इसके अतिरिक्त गांधी जी के अपने प्रयासों के अतिरिक्त भी कांग्रेस की जो कार्यसूची होती थी उस समय पे, कार्यसूची में भी इस कार्य को एक विशेष महत्व स्थान दिया गया था। इसके बाद में आता है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण जाति को हमेशा सामाजिक कुरीति और भारतीयों के में फूट डालने की एक औपनिवेशिक युक्ति मानता था। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अर्थात जो राष्ट्रवादी जो लोग थे, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित अपने आप को करके रखे हुए थे, जिन्होंने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन किए थे, ऐसे लोग हमेशा से ही ये इस बात को एक औपनिवेशिक युक्ति मानता था, यानी कि उपनिवेशवाद के को फैलाए रखने के लिए जो देश आगे कार्य करते हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि इनके उपनिवेश थे, तो वो ये मानते थे कि जाति को हमेशा एक कुरीति और भारतीयों के बीच में फूट डालने की एक व्यवस्था है जातिवाद। इसीलिए वो उसको एक औपनिवेशिक युक्ति मानते थे और उससे छुटकारे के लिए वो आगे बढ़ करके कार्य करने लगे। ये एक बहुत मुख्य विषय है, इसको हमको सबको समझना चाहिए। ये बिंदु जरूर लिखना है अगर एग्जाम में आता है। इसके आगे आता है महात्मा गांधी द्वारा निजी व उच्च जातियों के बीच समन्वय स्थापित करना। समन्वय स्थापित करने से यहाँ पे तात्पर्य है कि उच्च जाति और निम्न जाति दोनों को एक तरीके से अंग्रेजों ने उनके बीच में विभाजन का कार्य अच्छे तरीके से कर दिया था, परंतु महात्मा गांधी जी के प्रयासों के माध्यम से उन्होंने जो उच्च समझे जाने वाली जो जातियाँ थी उनके प्रबुद्ध लोगों के बीच में और जो नीची समझे जाने वाली जो जातियाँ थी उनके बीच में दोनों में एक समन्वय स्थापित किया, क्योंकि गांधी जी की बातों को दोनों ही प्रकार के जो लोग थे वो पूर्ण रूप से सम्मान देते थे। ये इसका एक मुख्य विषय है। ये निजी की जगह पे नीची आएगा। उसके बाद आता है स्वतंत्रता के बाद जाति। ये स्वतंत्रता तक के हमने बात देखी, स्वतंत्रता के समय तक ये स्थिति थी। उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद जाति, यानी कास्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो मुख्य रूप से ये जो पिछले जो 7 दशक बीते हैं, जो पिछले 70 वर्ष जो बीते हैं, उसके अंदर जाति के व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, इसके बारे में ये स्लाइड है, देखते हैं। पहला है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी विभाग में पद आरक्षित किए गए। बना करके ये विधान बनाया गया कि भाई जो लोग हैं, जो नीची जाति से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, उनको वहाँ पर भी स्थान मिले, ताकि वो लोग ऊपर आएँ और वो उनको उनसे और जो दूसरी जाति के जो और भी अन्य लोग हैं वो भी आगे प्रेरित होकर के अपने आप को, अपना आर्थिक सामाजिक स्तर को उठाने में वो आगे बढ़ें। इसके बाद में आता है हमारा अस्पृश्यता निर्मूलन के लिए विशेष कानून बनाए गए तथा उसे गैर कानूनी घोषित किया गया। ये सिंपल है। नीचे समझे जाने वाली जातियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से अन्य कानून भी बनाए गए।
विकास एवं निजी उद्योग की समृद्धि, ये एक मुख्य विषय है, विकास एवं निजी उद्योग। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में भारत ने विकास की रफ्तार को बहुत तेज़ी से पकड़ा था और इसके अंतर्गत केवल सरकारी विकास, सरकार के माध्यम से किए गए विकास ही नहीं थे, निजी उद्योग के माध्यम से किए गए समृद्धि या विकास भी इसके अंतर्गत आता है। तो आर्थिक परिवर्तन में तीव्रता और गहनता ने अप्रत्यक्ष रूप से जाति संस्था को प्रभावित किया। कैसे कि जैसे जहाँ जहाँ पर औद्योगिकरण हुआ वहाँ पर नौकरी के लिए अलग से विशेष रूप से लोगों को आमंत्रित किया गया और वो जो लोग वहाँ पर जो नौकरी करने के लिए जो लोग आए वो हर एक जाति से बिलोंग करते थे। तो इस प्रकार से जो संस्थागत जाति का जो स्वरूप था वो वहाँ पर प्रभावित हुआ। दूसरा आता है हमारा नगरीकरण व शहरों में सामाजिक अंतःक्रिया के जाति पृथक्करण स्वरूपों का चलना मुश्किल हुआ। नगरीकरण व शहरों में सामाजिक अंतःक्रिया के जाति पृथक्करण का यहाँ पे तात्पर्य है, ये जो शब्द हम देख रहे हैं जाति पृथक्करण, इसका अर्थ है जाति से अलग होना, यानी कि एक जाति का दूसरी जाति से अलग होना, पृथक्करण होना, पृथक हो जाना। तो नगरीकरण के समय पे या शहरों में सामाजिक अंतःक्रिया अर्थात जो समाज से एक दूसरे से जो हम मिलकर के कार्य करते हैं, ऐसे अंतःक्रिया के अंतर्गत जाति पृथक्करण स्वरूपों को चलना मुश्किल हुआ। यानी जाति पृथक्करण की जो व्यवस्थाएं ग्रामीण समाज में पाई जाती थी वो नगरीय या शहरी समाजों में नहीं पाई जाती। फिर उसके बाद में हमारा विषय आता है फिर औद्योगिक नौकरियों में भर्ती जाति और नातेदारी के आधार पर होती है। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये तो व्यवस्था बनी ही, साथ में इसमें एक बिंदु ये भी जानने वाला है क्या कि औद्योगिक नौकरियों में जो भर्ती हुई उसमें क्या हुआ कि जो नौकरियाँ थीं वो अलग अलग स्तर की नौकरियाँ थीं। तो एक स्तर पे अगर कोई व्यक्ति लग जाता था तो वो क्या करता था, वो अपनी ही जाति के अन्य लोगों को उसके अंदर लगाने के प्रयास करता था, अपने नातेदारी में यानी कि अपने रिलेशंस में वो लोगों को लगाने की कोशिश करता था, जिसके कारण एक ही प्रकार की जाति के लोग या एक ही प्रकार के नातेदारी के लोग उस एक व्यक्तिगत उस नौकरी के अंदर वो सारे के सारे आने लगे थे। औद्योगिक नौकरियों में बिचौलियों का बोलबाला रहा। ये बिचौलिए के अर्थात यहाँ पे वही है कि जो लोग नौकरियों पर लगाते थे, जैसे कोई एक व्यक्ति उस नौकरी पर लग गया तो वो एक बिचौलिए की तरह कार्य करता था, वो दूसरे लोगों को भी वहाँ पर नौकरियों पर लगवाता था। तो इसको हम कहते हैं बिचौलियों का बोलबाला रहा था। अन्य पहलू में हम यही बात करेंगे कि जैसे जो मान लो कि जैसे जो बिल्कुल निचले स्तर की जो नौकरियां थी उन पे अगर कोई व्यक्ति एक नौकरी लग जाता था तो वो अपने जैसे ही दूसरे लोगों को वहाँ पे नौकरियों पे बार बार लगाता था, जिसके कारण एक ही प्रकार की जाति की बहुलता एक पर्टिकुलर नौकरी में हो जाती थी। तो ये इसका अन्य पहलू है। उसके बाद में आते हैं हम सांस्कृतिक व घरेलू क्षेत्र, कल्चरल एंड डोमेस्टिक फील्ड। तो इसमें हम देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले तो जाति और जाति व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हुई है। व्यवस्था के अंदर क्या हुआ है, जाति और ज़्यादा व्यवस्थित हुई है और ज़्यादा सुदृढ़ हुई है। कैसे, अगर हम देखते हैं आज के समय पे तो सभी ने क्या किया, अपने अपने हिसाब से संगठन बना करके उन्होंने उस चीज़ को और ज़्यादा बारीकी से उसके बीच में एक लाइन जो है एक जो वो और मोटी और गहरी हो गई है। इसके बाद में आता है अंतर्विवाह जैसी स्थितियों में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। ये हम देखते हैं अलग अलग वैवाहिक ग्रुप बने होते हैं, वैवाहिक समूह बने होते हैं। अखबारों में भी हम देखते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, अखबारों में बाकायदा मैट्रिमोनियल्स के अंदर भी हम देखते हैं कि जातिगत आधार पर विवरण होते हैं कि हमें ब्राह्मण समाज की लड़की चाहिए, हमें वैश्य समाज की लड़की चाहिए, शूद्र समाज की लड़की चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अंतर्विवाह की स्थितियों में भी बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। उच्च जातियों में अपेक्षाकृत अंतर जातीय विवाह अधिक हुए, जबकि निम्न जातियों में अंतर जातीय विवाह अपेक्षाकृत कम हुए। तो इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे जो उच्च समझी जाने वाली जाति थी उन्होंने फिर भी आपस में अंतर जातीय विवाह किए हैं, लेकिन जो निम्न समझी जाने वाली जाति थी उनमें और उच्च जातियों के बीच में जो विवाह हुए हैं वो अपेक्षाकृत बहुत कम हुए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में जाति, कास्ट इन पॉलिटिकल फील्ड। तो राजनीति तो एक ऐसा विषय है जो आज के वर्तमान समय में हम कहते हैं कि वो केवल जातिगत आधार का जो है वो उसका केंद्र बिंदु है। राजनीतिक कार्य और अधिक जटिल से जटिलतर हो गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं जाति चुनावी राजनीति का केंद्र बिंदु बन गई है ना। बिना जाति की बात करें, बिना जातिगत आंकड़े जुटाए, बिना जातिगत विवरण दिए तो आज के समय पे कोई भी चुनाव होता ही नहीं है। अभी आप जैसे देखेंगे कि बिहार में, बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं तो वहाँ पर भी जातिगत आधार पर डिवीज़न किया जाएगा, किस तरीके से कि यादव वोट कितने हैं, मुस्लिम वोट कितने हैं, उसके अलावा दूसरे और भी जातियों के ब्राह्मण वोट कितने हैं। तो ये सब भी आगे किया जाएगा। इसके बाद जाति आधारित राजनीतिक दल 1980 के दशक में बहुत उभरे।
1980 के दशक में जब जयप्रकाश नारायण आंदोलन चला तो उस समय पर अनेक जो राजनीतिक दल बने वो जाति आधारित थे। जैसे कि हम बात करेंगे जेडीयू, आपकी समाजवादी पार्टी, फिर उसके बाद में बसपा, बहुजन समाज पार्टी, ये सभी जातिगत आधारित पे बने हैं। आखिर में आता है ये संस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण के बारे में मैंने पिछली एक वीडियो में भी आपको समझाया था, आज थोड़े से हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। संस्कृतिकरण का यहाँ पर तात्पर्य है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई एक निम्न जाति जो कही जाती है, वो निम्न जाति किसी उच्च जाति के विभिन्न प्रकार की रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू कर देती है, उनकी कल्चर को फॉलो करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसी जाति के अंदर वो समाहित हो जाती है। यानी कि दूसरे की संस्कृति को अपने ऊपर में आत्मसात कर लेना और फिर अपनी जाति को उसी जाति के अंदर मिक्स कर देना, मिला देना, तो इसको बोलते हैं संस्कृतिकरण। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। यह एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा आमतौर पर मध्य या निम्न जाति के सदस्य किसी उच्च जाति के धार्मिक क्रियाओं या घरेलू या सामाजिक परिपाटियों को अपनाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, उसको ऊंचा करने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद आता है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आमतौर पर जाति के आर्थिक स्तर में उन्नति होने के बाद या उसके साथ साथ अपनाई जाती है, यद्यपि यह स्वतंत्र रूप से भी अपनाई जा सकती है। यानी इसको आमतौर पे कोई भी अपना सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई एक ये निश्चित होता है कि इन्हीं को ही अपनानी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये इसका मुख्य जो आधार होता है वो आर्थिक हम मान सकते हैं कि जिसका आर्थिक स्तर ऊपर होता है, धीरे धीरे वो अपने आप ही उन सारी प्रक्रियाओं को समझना या अपनाना शुरू कर देता है। उसके बाद आता है प्रबल जाति। ये इसके बारे में भी एक चर्चा की थी पिछले एक वीडियो में। तो प्रबल जाति मैंने आपको बताया था किसी एक क्षेत्र में किसी एक जाति की जहाँ पे बहुलता होती है तो वही उच्च जाति समझी जाती है ना। जैसे अगर हम बात करेंगे जातिगत व्यवस्था के आधार पर तो हम मानते हैं कि भाई शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण ये एक हायरार्की होती है, लेकिन उस हायरार्की के आधार पर प्रबल जाति जो है वो हायरार्की वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कैसे अगर हम बात करेंगे, देखते हैं, इसके उदाहरण भी है। प्रबल जाति शब्द का प्रयोग ऐसी जातियों का उल्लेख करने के लिए किया जाता है जिनकी जनसंख्या काफ़ी बड़ी होती है और जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किए गए आंशिक भूमि सुधारों द्वारा भूमि के अधिकार प्रदान कर दिए गए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि उनकी जो जाति थी वो प्रबल कहलाई। उदाहरण के तौर पर जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव, कर्नाटक के वोकलिंग, आंध्र प्रदेश के रेड्डी और खम्मा, महाराष्ट्र के मराठे, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट तथा गुजरात के पाटीदार। तो इन क्षेत्रों में इन जातियों का दबदबा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम इनको प्रबल जातियाँ कहते हैं। यहाँ पर हायरार्की वाला जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है। अब निष्कर्ष में हम समझेंगे कुछ विषयों को, जैसे कि आपका है पहला, जाति व्यवस्था अब अपेक्षाकृत अदृश्य होती जा रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम जाति व्यवस्था को जिस आधार पे हम पहले समझते हैं उसको अगर हम आज के समय में, आज के परिवेश में, शहरी क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो जाति व्यवस्था जैसी ग्रामीण समाज में हुआ करती थी वैसी आज के समय पर नहीं है, वो अपेक्षाकृत अदृश्य होती जा रही है। दूसरा, प्रारंभिक दशकों का जातिगत संघर्ष। तो प्रारंभिक दशकों का जातिगत संघर्ष से अभिप्राय यहाँ पर यह है कि शुरुआत में आज़ादी के तुरंत बाद में कि एक वर्ग ऐसा था जो पहले से शिक्षित था और समृद्ध था, तो उनको शिक्षा के अवसर ज़्यादा मिले जिसके कारण वो नौकरियों में जल्दी से जल्दी आ गए, और जो निचली जातियाँ जो हम कहते हैं उनके पास वो संसाधन नहीं थे जिसके कारण वो आगे नहीं आ पाए। फिर एक दशक बीता, फिर दूसरा दशक बीता, फिर तीसरा दशक बीता, तो तीसरे चौथे दशक में आते आते आरक्षण के माध्यम से या अन्य शिक्षाओं को प्राप्त करने के माध्यम से निम्न जातियों के लोगों ने भी अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास किया है। तो वो जो जातिगत संघर्ष था वो एक लंबे समय से चला। उसके बाद में आता है आज जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अधिक दिखने वाली हो गई है। वास्तव में आज हम देखते हैं कि उच्च समझी जाने वाली जो जातियाँ थीं उनका महत्व उतना नहीं रह गया है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की जो है वो आज के वर्तमान समय में अधिक दिखाई देने लगी है, सामाजिक रूप में और राजनीतिक रूप में। ये भी एक मुख्य विषय है। आरक्षण की नीतियाँ नीची समझी जाने वाली जातियों के लिए सुखकारी भी हुई हैं, परंतु जातिगत दोनों ही रूपों में सामने आई है। मतलब सुखकारी तो ऐसे हुई हैं कि उन्होंने क्या किया है, वो आज के समय पे लोगों को रोजगार देने के लिए या फिर उनका आर्थिक या सामाजिक उत्थान करने में बहुत वो कारगर सिद्ध हुई हैं, और वो उनके पास में एक बहुत अच्छा हथियार है जिसका उन्होंने उपयोग किया है और आगे भी किया जाएगा। परंतु इसके साथ ही साथ जातिगत रूप से भी वो आगे बढ़ाए, यानी कि एक जो भावना, जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई थी, उसी कहानी के आधार पर ही वो जो जातिगत जो व्यवस्था है ये और ज़्यादा रूढ़िवादी हो गई है और ज़्यादा गहरी हो गई है। ये इसका एक मुख्य विषय है। तो हमारा ये आज का विषय यहीं पर ही समाप्त होता है।
तब तक इसको आप ध्यान से देखते रहें और बाकी वीडियोज़ को भी ध्यान से देखें और अपने नोट्स बनाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।